जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने पहला पार्ट जो बनाया था उसमें आप लोगों ने हमने अभी प्राचीन भारत के इतिहास का एक प्रारंभिक छोटे छोटे अनुक्रमणिका उपलब्ध कराई थी। उसमें 10 टॉपिक बताए थे। 10वें के बाद आज हम 11वां टॉपिक बताएंगे, उसके आगे के पार्ट्स बताएंगे। उसमें 11वां टॉपिक हमारा है जनपद काल और मगध साम्राज्य का उदय। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में, भारत के छोटे छोटे नगरों में, गढ़ों में छोटे छोटे विभक्त हो जाता है और एक सर्वश्रेष्ठ सत्ता जो मगध साम्राज्य होता है, मगध होता है, वो एक सबसे शक्तिशाली राज्य बन के उभर के आता है, जिसमें हमारा हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग 12वें टॉपिक में पढ़ेंगे ईरानी तथा मकदूनिया आक्रमण। जब बड़े बड़े साम्राज्य बन जाते हैं, इसमें सत्ता का के लिए, कर के लिए, टैक्स के लिए एक दूसरे राज्यों पे आक्रमण करते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ईरानी और भारत पे ईरानियों का आक्रमण हुआ और मकदूनिया का आक्रमण, उसमें हमारा कुरुस आया, साइरस आया, कंबोजिक आया, कैम्सिक आया, दारा प्रथम आया, जक्सरीन आया। जक्सरीन के जो उत्तराधिकारी हुए उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, सिकंदर का अभियान हुआ। उसके बाद हम लोग 13वां टॉपिक है बुद्ध काल में राज्य तथा वर्ण व्यवस्था। हम लोग बुद्ध काल में पढ़ेंगे सामाजिक दशाएं क्या थी, नगरीकरण क्या हुआ, प्रमुख संस्कृति के लिए केंद्र कौन कौन से थे, परिवार में जात व्यवस्था क्या थी, दास व्यवस्था क्या थी, आश्रम व्यवस्था क्या थी, पुरुषार्थ क्या था। ये सब वर्ण व्यवस्था में पढ़ेंगे। स्त्रियों की कैसी व्यवस्था थी, दास प्रथा भी हमारी वर्ण व्यवस्था में थी। उसके बाद 14वां जो टॉपिक है मौर्य युग। मौर्य युग में क्या होता है, जब मगध में नंद वंश का शासक होता है, मगध का जो नंद वंश का शासक होता है, उसको चंद्रगुप्त एक छोटा सा बच्चा जो कभी सत्ता से दूर रहा और मगध की सर्वश्रेष्ठ सत्ता को स्थापित करता है, विदेशी आक्रांताओं को भारत से भगाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्य युग की उपलब्धि। टॉपिक है हमारा मौर्य युग। मौर्य युग में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नंद वंश का चंद्रगुप्त ने विनाश किया, प्रारंभिक जीवन क्या था, उपलब्धियां क्या थी, कौटिल्य क्या जीवन, कौटिल्य की राजनीतिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, कौटिल्य का जो राजा के प्रति कर्तव्य थे, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे, कलिंग युद्ध पढ़ेंगे, धम्म के प्रचार पढ़ेंगे। कह सकते हो संविधान का जब विकास पढ़ेंगे तो अशोक के शिलालेखों का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा उसमें। उसके बाद 15वां टॉपिक होता है मध्य एशिया से संपर्क। धीरे धीरे भारत का जो साम्राज्य था, जो मगध साम्राज्य था, धीरे धीरे सिंध के उस पार पहुंच जाता है, काबुल तक पहुंच जाता है और हम लोगों के लिए असंभावी हो जाता है कि हम लोग मध्य एशिया से व्यापार के जरिए, दार्शनिकों के जरिए, बिंदुसार जो था वो मध्य एशिया के जरिए अपने राजदूत भेजता था। आदि आदि चीजें हम लोग इस 15वें टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद 16वां टॉपिक है सातवाहक वंश। सातवाहक वंशों को हम लोग पढ़ेंगे, संड कर्ण कौन से और शासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक दशा कैसी थी, आर्थिक दशा कैसी थी, भाषा कैसा था, साहित्य कैसा था एवं सभ्यता कैसी थी। इसके बाद हम लोग 17वां टॉपिक में दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बिना कवर किए बिना इतिहास अधूरा रह जाता है। उसके बाद 18वां का आता है कि मौर्योत्तर युग में, मतलब मौर्यों के बाद में स्थापत्य कला कैसी थी। कहते हैं जब हेमसंग भारत आया तो उस समय पाटलिपुत्र मतलब मगध में अशोक का स्तंभ बना था, तो उसने कहा था कि इसको देख के, अशोक के महल को देख के ऐसा नहीं लगता कि इसको इंसानों ने बनाया, ऐसा प्रतीत होता है कि इसको भगवान ने या देवताओं ने बनाया है। तो हम लोग उसके बाद 19वां टॉपिक है गुप्त साम्राज्य उदय और विकास। धीरे धीरे क्या होता है, मौर्य व्यवस्था धीरे धीरे अपने अशोक के जो गाइडेंस होती हैं उनकी जरा धम्म की विजय के लिए धीरे धीरे मौर्य वंश कमजोर होता है और गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। कहते हैं गुप्त साम्राज्य जो है भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग होता है। इसमें स्थापत्य कला, सोना की जानकारी, कांस्य की जानकारी, सिक्कों का प्रचार, सिक्कों सबसे सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, इन आदि चीजों को पढ़ेंगे। उसका 20वां टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल कहते हैं जो छोटी छोटी उज्जैनी के राजा थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियां धारण करने लगे थे। इन सब चीजों को हम लोग 20वें टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आता है 21वां टॉपिक पूर्वी भारत में सभ्यता का विकास। धीरे धीरे क्या होता है, भारत में सभ्यता का विकास होने लगता है। धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति अच्छी होने लगती है, रेशम का ज्ञान होने लगता है। उन सब चीजों को हम लोग 21वें टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आता है
हर्ष का साम्राज्य तथा विकास। धीरे धीरे मगध की सत्ता कमजोर हो जाती है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे गुप्त काल के बाद धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में टूट जाती है। सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना की जरूरत होती है। उस समय हर्ष महाराजा हर्षवर्धन जो थे वो एक बहुत बड़े जरूरत बन के आते हैं और सत्ता का केंद्रीय करने का प्रयास करते हैं, मगर ऐसा बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं कर पाए। उसके बाद 23वें टॉपिक में जब दर्शन का विकास पढ़ेंगे, दर्शन को सामयिक दर्शन है जहाँ योग दर्शन हो। ये 22वां टॉपिक है हमारा हर्ष साम्राज्य का विकास। अब क्या होता है, जो मगध एक सर्वशक्तिमान सत्ता अपनी बनी होती, धीरे धीरे इसका पतन हो जाता है। उसके बाद पतन होने के साथ साथ कन्नौज या कन्नौज का जो साम्राज्य, कन्नौज एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी बनता है। और थानेश्वर जो हर्ष की राजधानी था, थानेश्वर जो हर्ष का बड़ा राज्य भाई था राज्यवर्धन, इसमें हम लोग हर्ष का शासन, प्रबंधन, धार्मिक जीवन, प्रारंभिक जीवन, आर्थिक दशा, सामाजिक दशा, संस्कृति, हर्ष का मूल्यांकन आदि चीजों में पढ़ेंगे। इसके बाद हर्ष की मृत्यु पढ़ेंगे, कन्नौज का त्रिकोणात्मक संघर्ष जो होता है हर्ष के लिए, हुनों के लिए साथ में। उसके बाद हम लोग 23वां टॉपिक है दर्शन का विकास। दर्शन के विकास में पढ़ेंगे हम लोग साम्य दर्शन, योग दर्शन, महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी आदि आदि जितने भी दर्शन हुए हैं, दयोशासन प्राणी, सभी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद 24वां टॉपिक है प्राचीन से मध्यकालीन। धीरे धीरे हम लोग विकसित हो जाते हैं और भारत में प्राचीन इतिहास की हम लोग एक कड़ी जोड़ते हुए मध्यकालीन इतिहास की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। अभी हमने दोनों वीडियो में बताया, एक पहले वाले टॉपिक में और दूसरे वाले पार्ट में हम लोग ने पूरे प्राचीन भारत का इतिहास का जो इंट्रोडक्शन दिया है। इन्हीं टॉपिकों के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे टॉपिक, उनसे हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर तथ्यों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो इतिहास गड़बड़ा जाएगा। इतिहास के लिए इसीलिए पढ़ा जाता है कि भविष्य में उस देश की पुनरावृत्ति ना करे कोई। और हम लोगों के बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, उन क्वेश्चनों को के लिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे